खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो क्लास 6 की हिंदी में आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था चैप्टर झांसी की रानी। तो झांसी की रानी के बारे में हमने पढ़ा है कि झांसी की रानी जो है कितनी वीर, कितनी धीर और कितनी महान रानी हमारे देश की थी। उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों से लोहा लेकर अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपने देश के लिए वो लड़ी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर झांसी की रानी के जीवन के बारे में बताई गई है कि बचपन में किस तरह के उनके खेल थे, किस तरह के उनके खिलौने थे, वो बाकी बच्चों से किस तरह से अलग थी बचपन से ही। तो आपको इस पाठ में जैसे कि हमने पढ़ा कि बचपन में उनके जो खेल खिलौने थे जैसे कि हमारे खिलौनों से बिल्कुल भिन्न थे। उनके जो खिलौने थे वो तलवार, बर्छी, धनुष, बाण और ढाल उनके खिलौने हुआ करते थे। और जैसे हम बाकी के खेल खेलते हैं तो उनके जो खेल होते थे वो नकली युद्ध करना, दुर्ग तोड़ना, शिकार करना, ये सारे उनके खेल हुआ करते थे। और फिर उसके बाद उनकी जो है उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। तो उसके बाद का जो यहाँ पर चैप्टर है उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी बातें हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है, सबसे पहले हमने उनके बारे में जाना। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह हम कविता को हमने शुरू किया था और जो अंतिम हमारी पंक्ति थी इस कविता की वो थी, हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने पढ़ा था कि झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ हो गया था। और उनकी जो जोड़ी थी वो किस तरह से प्रतीत हो रही थी, शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा जोड़ी की उपमा उनकी जोड़ी को दी गई थी। यानी कि उनके आने से जो झांसी में बहुत ही अच्छा एक माहौल, बहुत ही अच्छा एक वातावरण बन गया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। तो बहुत ही ज्यादा दुखद मार्मिक पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं कि बहुत ही कम आयु में लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो उस समय कुछ समय के बाद ही वो जो समय था, वो जो टाइम था, बहुत ही ज्यादा पूरे महल में खुशियां छा गई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां बताई गई है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये जो विवाह हुआ था गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का,
इसका एक अलग ही उत्साह पूरे महलों में छाया था, मानो एक नया सौभाग्य महलों को मिल गया हो, एक नया सौभाग्य झांसी का बन गया हो और चारों तरफ महलों में उजियाली छाई हुई थी। लेकिन जो ये पद यहाँ पर दिया गया है, इस पद में अब लक्ष्मीबाई के कठिन जीवन का प्रारंभ हो चुका है। अब उनका जीवन, कठिन जीवन का वर्णन अब इन पदों में किया गया है कि क्या हुआ। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। देखिए, काल यानी कि समय की गति का कोई पता नहीं होता, तो ऐसे ही जो ये काल गति है ये धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने साथ काली घटा यानी कि उनके जीवन में अंधियारा लेकर आई। और कैसा अंधियारा? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। क्योंकि लक्ष्मीबाई तो आज तक तीर चलाया करती थी, युद्ध लड़ती किया करती थी, शिकार किया करती थी, दुर्ग तोड़ा करती थी। तो ऐसे तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां शायद काल गति को नहीं भाई, समय को शायद उन हाथों में चूड़ियां पसंद नहीं आई। तो रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। और इस असमय राजा की मृत्यु से जो रानी है वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो क्योंकि अभी विधि यानी कि इस संसार को बनाने वाले जो भगवान हैं, विधि जो है जिन्होंने इस संसार को लिखा है, तो ऐसी जो यहाँ पर परिस्थिति बनी थी, इस परिस्थिति में भगवान को भी दया नहीं आई कि उनको इतनी कम आयु में ही विधवा होना पड़ा, इतनी कम आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो आगे कहते हैं, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी क्योंकि जो राजा है वो निसंतान है, यानी कि उनकी अभी कोई संतान भी नहीं थी, अब रानी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और बहुत ज्यादा शोक, बहुत ज्यादा दुख से ग्रस्त हो चुकी थी, बहुत ज्यादा शोक दुख ने उन्हें घेर लिया था। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली जो रानी है, ऐसी उनके इस शोक के, इस दुख की घटना का वर्णन बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है इस कहानी को, कि वो महारानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल एक पुरुष की भांति युद्ध के मैदान में किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर ये हमारे देश के लिए थी, झांसी के लिए थी, कि जब झांसी का जो कुल का दीपक था, यानी कि जो राजा थे, उनकी जब मृत्यु हो चुकी थी, झांसी के राजा की मृत्यु हो चुकी थी, तो जो डलहौजी है, जो अंग्रेज ऑफिसर है, वो मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस समय वो भारत को धीरे धीरे घेर रहे थे, भारत को धीरे धीरे से पूरे भारत में अपना शासन वो जमा रहे थे। तो इस तरह से जब रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई, झांसी के कुल का दीपक जो है वो बुझ गया, तो उस समय डलहौजी मन में बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने सोचा कि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। और उसको लगा कि अब राज्य को हड़प करने का, यानी कि इस राज्य पर अपना अधिकार जमाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर मिल चुका है, यह बहुत ही अच्छा अवसर हमें मिल गया है। तो उसने फौरन दुर्ग पर अपनी फौजें भेजकर, यानी कि फौरन किले पर अपनी फौजें भेजी और वहां पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी कि अपना झंडा लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। एक तरीके से जब कुल का जो दीपक
दीपक झांसी का बुझ चुका था, अब उसको संभालने वाला कोई नहीं था, झांसी को संभालने वाला कोई नहीं था राज्य को। तो उस एक लावारिस की तरह वो हो गया था, यानी कि जिसका कोई राजा नहीं है, जिसका कोई संभालने वाला नहीं है, इस तरह का झांसी इस समय हो गया था। तो झांसी की ऐसी स्थिति को देखकर जो डलहौजी है वो बहुत ही ज्यादा अपने मन में प्रसन्न हुआ और उसने झांसी पर अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना अधिकार बनाने के लिए, झांसी को अपने राज्य में मिलाने के लिए, क्योंकि इस समय धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। सबसे पहले सन 1600 में जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो हमारे देश में आए थे, हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए थे। लेकिन आज जब 1857 आते आते, 1600 से 1857 आते आते उन्होंने हमारे लगभग पूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, यानी कि वो धीरे धीरे सभी देश के जितने भी राज्य हैं सभी पर कब्जा कर रहे थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस लावारिस का वारिस बनने के बहाने, इसको संभालने के बहाने जो ब्रिटिश राज था, अब उसने झांसी पर भी अपना राज जमा लिया था, झांसी पर भी वो अपना रौब जमाने लगा था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने राज्य हड़प करने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिल गया। तो अब अक्षुपूर्ण रानी, क्योंकि रानी तो अभी शोक में ही डूबी हुई थी, उस समय उन्हें बहुत अच्छा मौका मिल चुका था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और रानी अभी शोक में डूबी हुई है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम उस राज्य को हड़प लें। तो अक्षुपूर्ण रानी ने देखा कि झांसी अब वीरानी होती जा रही है, यानी कि झांसी पर ब्रिटिश राज्य का शासन बन गया है। यह देखकर कि झांसी उजड़ रही है तो उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू फिर बहने लगे। तो ये वीर गाथा, यानी कि झांसी की रानी की जो ये वीर गाथा, ये हमने सुनी है बुंदेले हर बोलों के मुंह, यानी कि बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी की जो ये वीर गाथा है ये हमने सुनी है। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। तो यहाँ पर बताया गया है उस समय के बारे में जब अंग्रेज भारत आए थे, उस समय के बारे में। जैसे मैंने आप लोग से कहा कि सन 1600 में अंग्रेज जो थे वो भारत में केवल और केवल व्यापार करने के बहाने आए हुए थे। अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। शुरुआत में ये व्यापारी बन के भारत में आए हुए थे, ये अंग्रेज जो थे, फिरंगी जो थे, ये भारत में एक व्यापारी बनकर आए हुए थे और दया की भीख मांग रहे थे, यानी कि हमें थोड़ा सा जगह दे दो, अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए, अपने व्यापार को सेट करने के लिए थोड़ा सा हमें जगह दे दीजिए। यानी कि उन्होंने बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही दया की तरीके से प्रार्थना करके उन्होंने हमारे देश में जगह मांगी थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ के राजाओं से उस समय वो दया चाहते थे और हमारे देश के राजा जो थे वो बहुत ही ज्यादा दयालु थे। तो उस समय उन्होंने उन्हें जगह तो दे दी, लेकिन डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो जब एक समय उन्हीं राजाओं ने, हमारे देश के राजाओं ने ही उसकी हेल्प की थी, उसको हमारे देश में व्यापार स्थापित करने के लिए एक दयालु के रूप में कि चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप यहाँ पर अपना सामान बेचिए, आप ये सब चीजें कर सकते हैं, केवल दया करके उसको यहाँ पर थोड़ा सा स्थान दिया था। लेकिन आज उसने पूरे भारत में अपने पैर पसार दिए हैं, यानी कि अपने
धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी शासन था उसका विस्तार होने लगा, वो अब पैर पसारने लगे चारों तरफ, जहां हर जगह उन्होंने अपने व्यापार स्थापित कर दिया और उस जगह पर वो अपना अधिकार बनाने लगे। तो इस तरह क्या था, अब भारत की जो काया थी वो पूरी तरह से पलट चुकी थी। यानी कि जो भारत के राजा नवाब थे, जिन्होंने उस फिरंगी को हमारे देश में थोड़ा सा जगह दी थी दया करके, आज उन्हीं राजाओं और नवाबों को अंग्रेज शासन, अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश शासन ठुकरा रहा था, अपने पैरों से कुचल रहा था। यानी कि उन्हें राज्य राज्य को, यानी अंग्रेज जो है उन्हें, जो राज्य के राजा थे, नवाब थे, जब जब वो उनको, जिनसे उन्होंने दया मांगी थी, आज उन्होंने ही उनको पैरों के नीचे दबा दिया। और जो अंग्रेजी राज्य की दासी और दासी के समान रहने वाली जो विक्टोरिया थी, अब हमारे देश की महारानी बन चुकी थी। जो अंग्रेजों की जो दासी थी, यानी कि अंग्रेज राज्य की जो दासी थी, वो आज दासी के समान रहने वाली जो विक्टोरिया थी, वो हमारे देश में क्या कर रही थी, अब वो रानी बन चुकी थी। देखिए, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी। जो हमारे देश की रानियां थी, जैसे राजाओं को उन्होंने इतनी बुरी तरह से परेशान कर दिया था, उन्हें पैरों से ठुकरा दिया था, यानी कि उन्हें इतना नीचे गिरा दिया था, और उनकी रानियां जो हैं वो अंग्रेज शासन की दासियां बन चुकी थी। और जो दासी थी, यानी कि अंग्रेज शासन की जो दासी थी विक्टोरिया, आज वो हमारे देश की महारानी बन चुकी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस पाठ में जो भी झांसी की रानी की जो वीरता की गाथा है, वीरता की कहानी है, वो हम बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो किस तरह से, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश शासन ने, जो कि एक व्यापारी बनकर हमारे देश में आया था, और आज उसने किस तरह से पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया है, तो किस तरह से उसने धीरे धीरे हमारे देश में अपने पैर पसारे, अपने राज्य का विस्तार किया, अपना अधिकार जमाना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने छीनी राजधानी दिल्ली की, तो सबसे पहले उसने राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। लिया लखनऊ बातों बात, उसके बाद बातों बात में लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया, यानी कि लोगों को बहला फुसला कर अपने वश में करके उन्होंने लखनऊ को भी जीत लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और बिठूर के जो राजा थे पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया, अपने शासन में उन्होंने कैद कर लिया। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर पर भी घातक हमला उन्होंने कर दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। यानी कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य को उन्होंने किस तरह से, किस बेरहमी से, किस गलत तरीके से उन्होंने अपने राज्य में मिलाया था, किस तरह से उन्होंने अपने राज्य, अपने अधीन हमारे पूरे भारत को किया था, उसकी पूरी गाथा यहाँ पर आपको बताई गई है। सबसे पहले उन्होंने राजधानी दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद लखनऊ को बातों बातों में छीन लिया, पेशवा को, यानी कि जो बाजीराव थे बिठूर के राजा, उन्हें कैद कर लिया, और नागपुर पर भी उन्होंने घातक हमला किया। और उसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेज शासन के सामने ठहर न सके। उनकी क्या ही बात थी, वो तो बिल्कुल भी अंग्रेज शासन के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, यानी कि
अभी अंग्रेज जो सिंध है, पंजाब है, म्यांमार यानी कि बर्मा है, इन सब का भी पतन हो चुका था, यानी कि इन सब को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, अपने अधीन कर लिया था। बंगाले मद्रासे आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास, बंगाले मद्रासे, मद्रास बंगाले मद्रास यानी कि बंगाल और मद्रास आदि, यानी हमारे देश के जो बंगाल और मद्रास यानी कि चेन्नई जो है वहां की भी यही कहानी थी। सब जगह उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था, देश के कोने कोने में, हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह झांसी की रानी के पराक्रम की गाथा हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। अगली पंक्तियां, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के छापते थे अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखे हार। अब उन्होंने सभी राजाओं को, जैसे कि यहाँ पे बताया, जो राजाओं को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था और उनकी जो रानियां थी उन्हें दासियां बना दी थी। तो हमारा देश जो था, देखिए हमारे देश भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा वस्त्र आभूषण, सोना, यानी कि बहुत ही ज्यादा चीजें हमारे पास हुआ करती थी। बहुत अच्छा हमारा समृद्ध देश हमारा हुआ करता था, राजा रानियां यहाँ पर बहुत सारे हुआ करते थे और सब बहुत समृद्ध थे। तो यही चीजें अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। तो इतनी बुरी परिस्थिति यहाँ पर हमारे देश के राजाओं की हो गई थी, रानियों की हो गई थी, कि जिन राजाओं के राजपाट छीन लिए गए थे, जिन राजाओं को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, जिन राजाओं को उनके ही राज्यों से हराकर भगा दिया गया था या नुकसान पहुंचा दिया गया था, तो उनकी रानियां, जो रनिवासे होते हैं, जहां रानियों के रहने का निवास स्थान होता है वहां पर वो हमेशा रोती रहती थी, दुखी रहती थी। बेगम गम से थी बेजार, और जिन नवाबों की रियासत अंग्रेजों ने छीन ली थी, उनकी बेगमें भी बहुत ज्यादा गम से बेजार थी, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी थी, गम में पड़ी हुई थी, क्योंकि उनके राजपाट छीन लिए गए थे, उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, सब पर अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया था। अब उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, क्योंकि उनको बिल्कुल दासियों के रूप में रख दिया गया था। उनकी जो वेशभूषा थी दासियों वाली बना दी गई थी और उनसे बहुत सारे काम भी करवाए जाते थे। और जो उनके बहुमूल्य गहने और कपड़े हुआ करते थे वो कलकत्ते के बाजारों में बिका करते थे, और हर रोज सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। और हर रोज अंग्रेजी जो न्यूज़पेपर, क्योंकि अब पूरा देश लगभग अंग्रेजों के गुलाम बन गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था, तो सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के ये अखबार। हमारे देश के राजा रानियों की, जो एक तरह से कहें कि जो महिलाएं होती हैं, उनका जो गहना होता है वो उनका सम्मान होता है। तो इस तरह हमारे देश की महिलाओं के सम्मान को इस तरह से बेइज्जत किया जाता था, इस तरह से सरेआम नीलाम किया जाता था उन अंग्रेजों के अखबारों में, और जिसमें लिखा रहता था नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। और नागपुर के
देखिए यहाँ पर क्या होता, कई हमारे देश में बहुत पहले से ही महिलाओं को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहती थी महिलाएं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो जो उनके गहने थे, वो जो रानियों की शोभा बढ़ाया करते थे, वो जो रानियों के लिए उनका सम्मान हुआ करते थे, वो आज वो गहने, वो जो उनके वस्त्र आभूषण हैं, वो दूसरों के हाथों बिक रहे हैं, वो भी बिल्कुल सरेआम। यो पर्दे पर इज्जत थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी रानियां थी, उनकी वो हमेशा पर्दों में रहा करती थी, यानी कि इज्जत से रहा करती थी। देसी के हाथ बिकानी थी। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह झांसी की रानी की जो वीर गाथा है, जो शौर्य की जो गाथा है, वो हमने यहाँ पर बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। आगे की पंक्तियां हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धूपंत पेशवा जुटा रहे थे सब सम्मान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब इस तरह की परिस्थितियां देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का आह्वान कर दिया था, यानी कि बहुत वो क्रोधित हो गई थी इस तरह की परिस्थितियां अपने देश में देखकर। जो हमने देखा इस पार्ट में हमने सीखा कि किस तरह से अंग्रेज शासन ने, ब्रिटिश शासन ने एक एक करके हमारे देश के प्रत्येक राज्य पर अपना अधिकार जमाया, और किस तरह से हमारे देश के राजाओं को अपने ही राज्य से निष्कासित करके हमारे देश को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया। तो उसके बाद हम इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमें और भी पढ़नी है, इस पाठ में सीखनी है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से, और उनके जैसा बनने का हमें प्रयास करना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।